लेक्चर 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। हमने सेक्शन 10 देखा था, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विथ फ्री कंसेंट, competent person, lawful object, lawful consideration, not expressly declared void। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हो, उसमें आपका इरादा कानूनी होना चाहिए, उसमें आपका बदले में जो आप देते हो वो भी कानूनी होना चाहिए। आप दारू की बोतल नहीं दे सकते इन गुजरात, आप जुगाड़ का अड्डा स्टार्ट नहीं कर सकते, प्रोस्टिट्यूट नहीं कर सकते, सर्टेन अनलॉफुल एक्ट का लिस्ट दिया हुआ है, वो आप नहीं कर सकते, तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आगे हमने फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पर्सन, ये सब टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। आज हम अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन देखने वाले हैं। These are two ingredients of the valid contract। वो valid contract के दो पार्ट है, valid contract की दो शर्तें हैं। आपको मालूम है कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज आर मेकर्स ऑफ द लॉ। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो साथ में बैठ के उसकी टर्म्स कंडीशन डिसाइड कर सकती है, लेकिन उसका जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, उसमें सर्टेन लिमिटेशंस है। टर्म्स कंडीशन वो तय कर सकती है, लेकिन लॉ की सीमा में रह करके, कानून के अंदर रह करके, कानून के दायरे में। पार्टीज कैन मेक द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एग्रीमेंट बट मस्ट बी विद इन द लॉ। गुजरात में हम दारू का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो विद इन द लॉ नहीं है, हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रीडम में भी सर्टेन लिमिटेशंस है। देयर इज ए लिमिटेशंस ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रीडम। हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सभी एक्ट को अप्लाई होगा, विद पार्टनरशिप, विद कंपनीज एक्ट। कोई स्पेसिफिक एक्ट साइलेंट है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा। फ्री कंसेंट है तो पार्टनरशिप में भी फ्री कंसेंट होना ही चाहिए। हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस है, उसकी टर्म्स है, तो बाकी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई भी लॉ में कवर होगा उसको अप्लाई होगा। होल कम्युनिटी को अप्लाई होता है, होल सोसाइटी को, सभी लोग को अप्लाई होता है। हम कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ए ने बी को बोला सी का पर्स चुरा ले, मैं तुझे 1 लाख रुपीस दूंगा, नॉट अलाउड। A directs to be to steal, seize purse, encourage the theft and hence illegal। हम theft को encourage बढ़ा नहीं सकते हैं। हमारा पर्पस, डिजाइन, इरादा, वजह वो लॉफुल होना चाहिए। मैंने ए से गुड्स परचेस किया, बी को बेचा, बी इंसॉल्वेंट है, नादार है, मुझे मालूम है बी अनेबल टू पे हिज ड्यू है, बी मुझे पे नहीं करने वाला है। मैंने ए को बोल दिया था जितना बी देगा उतना मैं तुझे दूंगा, मुझे मालूम ही है बी मुझे पे नहीं करने वाला है, तभी मैंने ऐसा बोला है कि मुझे जो बी देगा ना उतना ही मैं तुझे दूंगा। तो मैंने ए को, क्रेडिटर्स को धोखा दिया है, डिफर्ड द क्रेडिटर्स, इलीगल है, नहीं कर सकता हूं। ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। A sells goods to B who is insolvent, receive the benefit of the contract, purpose to defraud the creditors, and hence object is unlawful। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्ट करोगे ना, धोखा देने की वजह से कुछ करोगे ना, तो वो अनलॉफुल ही होगा। किसी की प्रॉपर्टी को, किसी पर्सन को आप कुछ हानि पहुंचाओगे तो भी अनलॉफुल होगा। अनलॉफुल में फोरबिडन बाय लॉ है, लॉ ने मना बोला है। फ्रॉडुलेंट एक्ट है, धोखा देने के लिए है,
पर्सन और प्रॉपर्टी को इंजरी दे रहे हो, उसका मतलब किसी की प्रॉपर्टी है, कोई व्यक्ति है, उसको हानि पहुंचा रहे हो, अनैतिक, इमोरल है, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक जनता है ना, उसको भी आप उसके विरोध में है, उसको भी हानि पहुंचा रहे हो, ऐसा कोई भी कार्य है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। ए बी सी साथ में मिले, उसने डिसाइड किया कि भाई हम चोरी करके कुछ ले आएंगे, किसी को धोखा देके कुछ ले आएंगे, और जो मिलेगा वो इक्वल पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इज अनलॉफुल। A, B, and C agree to divide the gain acquired by fraud is unlawful. चोरी करते हुए बी पकड़ा गया, ए ने बी पे मुकदमा चलाया, तब बी ने उसको हाथ जोड़ के बोला प्लीज मेरे बाल बच्चे हैं, मुझ पे ये चोरी का जो कानूनी मुकदमा है वो वापिस खींच लो, मैंने जो चुराया है वो सब तुझे दे दूंगा, नोट अलाउड। एक बार उसने धोखाधड़ी की है, उसने चोरी की हुई है, तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए, उस पर एक्शन लेना ही चाहिए। A promise to drop legal action started against B. B के सामने जो उसने लीगल एक्शन लिया है वो छोड़ दूंगा if he will return back the property robbed. तो वो इलीगल है, आपने चुराई हुई चीज मुझे वापस दे दो, मैं आप पे लीगल एक्शन नहीं दूंगा, उसका मतलब वो और कुछ नहीं है, अनलॉफुल है। अनलॉफुल कंसिडरेशन, मैं आपको 1000 रुपीज दे रहा हूं, अब मुझे जॉब दिलवा दो, अनलॉफुल है। पब्लिक सर्विस यानी गवर्नमेंट जॉब, उसमें जो बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन है उसको ही जॉब मिलनी चाहिए, कोई रेफरेंस मनी दे के नहीं। आप पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट करने जाओगे, आप रेलवे की टिकट लेने जाओगे, तो वो एक एक की है ना, वो कीबोर्ड में ढूंढता है ए सी डी, गुस्सा आता है, तू खड़ा हो जा मैं कर देता हूं। क्यों? ऐसा बंदा बेस्ट क्वालिफाइड नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जॉब में बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन है, नॉलेजेबल है, एफिशिएंट है, उसको अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक के लिए काम करना है, वो गवर्नमेंट का सेवक है, सर्वेंट है। ऐसा होता नहीं है, वो बॉस बन जाता है, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करता है। लेकिन यहाँ पे पुराने टाइम का एग्जांपल है, इसीलिए 1000 है। आज के जमाने में इनकम टैक्स का क्लार्क बनने के लिए भी 1 करोड़ देना पड़ता है, 10 लाख देना पड़ता है। ये pays rupees 1000 for obtaining employment in public service. पब्लिक सर्विस ऑब्टेन करने के लिए आपने मनी दिया तो वो अनलॉफुल है, आपको ऐसा नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या अनलॉफुल है क्या लॉफुल है, हम कैसे डिसाइड करेंगे? कल कोई आके बोलेगा कि आप ब्रीथिंग कर रहे हो अनलॉफुल है, क्यों? आप ऑक्सीजन छोड़ रहे हो, तो क्या ब्रीथिंग बंद कर दोगे? इसीलिए लोगों ने उसका लिमिट प्रिस्क्राइब किया, व्हाट इज कवर्ड अंडर द अनलॉफुल। सबसे पहले कोई भी काम आपने फॉरबिडन बाय लॉ किया है, लॉ ने जिसका मना बुला था ऐसा काम किया है, दैट इज अनलॉफुल। एक्ट पनिशेबल अंडर एनी लॉ, कोई भी लॉ में जहां पे आपको कुछ सजा बोली हुई है तो वो भी अनलॉफुल है। लेकिन आपको एग्जाम्पल थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। एग्जाम्पल में ऐसा दिया हुआ है कि मिस्टर ए जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई एक फॉरेस्ट का ग्रास कटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो ग्रास कटिंग का जो लाइसेंस लिया था, लाइसेंस में लिखा हुआ था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लाइसेंस में लिखा हुआ था ये आप कॉन्ट्रैक्ट और किसी को दे दोगे तो आप पे 10,000 पेनल्टी लगेगी। लाइसेंस में फॉरबिडन है, लाइसेंस में पनिशमेंट है, ओरिजिनल फॉरेस्ट एक्ट में नहीं है, लॉ में नहीं है। समझ लो ए ने और किसी को ये सब कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया काम, तो ए पे 10,000 पेनल्टी लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। क्यों? ये शर्त दी हुई है, वो लाइसेंस की है, लॉ की नहीं है। यहाँ पे आपको बोला है लॉ में जो फॉरबिडन है, लॉ में जो पनिशेबल है, वो काम आप नहीं कर सकते, वो अनलॉफुल है। यहाँ में लॉ में फॉरबिडन नहीं है, लॉ में पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ लाइसेंस में है, पेनल्टी भर दो, बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू। In given example, condition given in the license not of law, hence contract is valid, only penalty will be paid. A obtain the license from forest
for grass cutting with the condition that if it will be given to subcontract, penalty will be charged. Although it is given to B, contract is valid and penalty will be levied. Defeat the provision of the law. जैसे लॉ का भंग करना है वैसे लॉ की कोई कलम है, प्रोविजन है, रूल है, उसका भंग डिफीट कर रहे हो। आप जिस बिरादरी से बिलोंग करते हो, हिंदू और मुस्लिम और एनी अदर टाइम बीइंग इन लॉ इनफोर्स, अभी कोरोना के बहुत सारे लॉ हैं, नॉट बी डिफीटेड, उसका भंग नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम और एनी टाइम बीइंग इनफोर्स लॉ का आप भंग नहीं कर सकते। लॉ ने बोला है आप डेटर से 3 साल में कभी भी मनी मांग सकते हो। अब ऐसा डेटर स्टेटस कांटेक्ट नहीं कर सकते। इफ यू नीड द मनी यू कैन आस्क मी विद इन 2 years। लॉ ने 3 साल बोला, आप 3 का 4 साल बोल सकते हो, वॉट एवर, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते। 3 साल का पावर लॉ ने दिया हुआ है। मुझे 3 साल में कभी सीयू नहीं करना ऐसा मैं बोलूंगा तो मैंने लॉ की प्रोविजन है ना, लिमिटेशन एक्ट की प्रोविजन है ना, उसका ब्रीच किया है। पहला पॉइंट लॉ का ब्रीच था, उसका प्रोविजन का ब्रीच है। आप किसी को सन एडॉप्ट के लिए दे सकते हो लेकिन विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। आप ऐसा बोलोगे मेरे पास एक बच्चा मेरा है, मैं संभाल नहीं सकता हूँ, कोरोना की वजह से बहुत ही अभी गरीबी आ गई है, मैं आपको बच्चा दे रहा हूँ, आप संभालना, आपको कोई बच्चा वैसे भी नहीं है, मुझे एवरी ईयर 50,000 दे देना, नॉट अलाउड। A son is adopted by paying annual allowances to natural parents is unlawful. नेचुरल पेरेंट्स को मनी देके आप सन एडॉप्ट करवाओगे तो वो अनलॉफुल है। तो फर्स्ट पॉइंट है फोरबिडन बाय लॉ, सेकंड है प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड थर्ड है टाइम बीइंग इनफोर्स रूल। अभी के टाइम में जो डिसाइड किया है उसकी बात हो रही है। कोई मिस्टर एक्स इंसॉल्वेंट हुआ, उसकी सभी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, उसकी जवाबदारी पे करने के लिए आपने कोई कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट किया है। कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट किया है, याद रखो, जिसने रिसीवर अपॉइंट किया है वही उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा। उसकी वेतन, उसकी तनख्वाह कोर्ट डिसाइड करेगी, हम नहीं कर सकते। हम उसको डिरोगेट और ऐड भी नहीं कर सकते, उसमें कम और ज्यादा यानी चेंज भी नहीं कर सकते। Court will determine the remuneration of the receiver. We can't change, add or modify. Fraudulent. What is the fraudulent? Fraud की वजह से कॉन्ट्रैक्ट voidable, fraudulent की वजह से कॉन्ट्रैक्ट void। तो दोनों का डिफरेंस आपको कैसे मालूम पड़ेगा? फ्रॉड में रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, गलत इंफॉर्मेशन है, इरादे से दी गई गलत इंफॉर्मेशन यानी फ्रॉड। लेकिन फ्रॉडुलेंट रॉन्गफुल एक्ट है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, काम ही रॉन्गफुल है। मिस्टर ए ने अपने एजेंट को बी को बोला ये लैंड अपने पास रख, उसका ख्याल रखना। बी ने वो लैंड रेंट पे दे दिया लेकिन उसका रेंट ए को वापस नहीं दिया, ए को बताया नहीं मैंने ये लैंड रेंट पे दिया है, तो यहाँ पे फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। एजेंट रिसीव द रेंट फॉर द लैंड ऑफ प्रिंसिपल विदाउट प्रिंसिपल नॉलेज इज फ्रॉडुलेंट। गवर्नमेंट ने बोला था ये काम छोटा है, अकेला बंदा ही करना, तो ही आप ये काम खत्म कर पाओगे, दूसरे का इन्वॉल्वमेंट मत लाना। लेकिन आपने टेंडर सबमिट किया सिंगल नेम से। सबमिट द टेंडर टू गवर्नमेंट विद द सिंगल नेम एंड डू द वर्क जॉइंटली, संयुक्त काम किया आपने। और वाइस वर्सा, गवर्नमेंट ने बोला था बहुत बड़ा काम है, 5 बंदे साथ में मिलकर काम करना, आपने अप्लाई 5 बंदों के नाम से किया और काम अकेले ही कर रहे हो, तो डिफर्ड द गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट को धोखा दिया है। इसीलिए लॉ का ब्रीच, उसके प्रोविजन का ब्रीच, उसके रूल का ब्रीच, और फ्रॉडुलेंट एक्ट दैट इज द फोर्थ, एंड फिफ्थ दैट इज द पर्सन और प्रॉपर्टी को इंजरी। टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, उसको आप इंजरी पहुंचाओगे तो आपका इलीगल एक्ट माना जाएगा। आपको मालूम है, आप जो कोई भी बुक ओपन करो, बुक में आगे लिखा है कोई भी फॉर्म में आप इसका जेरोक्स, स्कैन, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तभी भी आप कर रहे हो तो इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द अदर है, दूसरे की पर्सन की प्रॉपर्टी को आप इंजरी पहुंचा रहे हो। आपने कोई एक बुक परचेज किया, 15 लोग साथ में मिलकर उसकी जेरोक्स करवा लेते हो तो अनलॉफुल है, किसी का कॉपीराइट है, उससे आप परचेज कर लो, कॉपीराइट का रूल
उसका लॉ है, इसीलिए उसका वायोलेशन करना, उसका भंग करना, तो वो इंजरी टू द प्रॉपर्टी हुआ। प्रिंट ए बुक, वायोलेशन ऑफ द कॉपीराइट, कॉपीराइट का भंग, इंजरी टू द प्रॉपर्टी हुआ। दे दनादन अक्षय कुमार, जैसे उस पिक्चर में था वैसे ही ए ने बी को प्रॉमिस दिया कि मैं रोज 2 घंटा आपके वहां काम करने आऊंगा, क्यों मैंने आपसे ₹1,00,000 लिया है। ए ने ₹1,00,000 बी से लिया, उसका इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट भरने का कैपेसिटी नहीं था, इसीलिए ए ने बी को बोला रोज यानी डेली में 2 घंटा आपके वहां काम करने आऊंगा। तो वो मैन्युअल लेबर स्लेवरी है, इट इज नॉट अलाउड। अब्राहम लिंकन आए तब से स्लेवरी गुलामशाही नहीं अलाउ नहीं है। A promise to pay his debt by way of manual labor is a slavery, hence void. Or pay the higher rate of interest is opposed to the public policy and injury to the person. ये आप नहीं कर सकते। Immoral, अनैतिक काम। जिस समाज में रहते हो उस समाज को सही तरीके से टिकाना वो हमारा ही जवाबदारी है, वरना हम ही नहीं रह पाएंगे। हम भी समाज के एकम हैं, तो हमें सही रहना है, दूसरे को सही बनाना है। A landlord provides a room on the rent for prostitute. अपना रूम दे व्यापार के लिए दिया, वो इमोरल है, आप रेंट रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि वॉइड है। पी ने डी को एडवांस मनी दिया और डी को बोला अपने एक पति है जो आपका हस्बैंड है उससे आप डिवोर्स ले लो, तलाक ले लो। आफ्टरवर्ड्स उसने मैं तेरे साथ मेरी करूंगा, शादी करूंगा, तो वो भी अगेंस्ट गुड मॉरल है। ए ने बी को बोला सी से तलाक लो, मैं तुझसे शादी करूंगा, वो अगेंस्ट इमोरल है, वी कांट डू इट। फ्रेंड्स, ये आपका जो 7 फैक्टर्स इन विच ऑब्जेक्ट फॉर कंसिडरेशन अनलॉफुल है, उसमें से हमने 6 फैक्टर देखे हैं। सबसे पहले लॉ का ब्रीच, रूल का ब्रीच, प्रोविजन का ब्रीच, बाद में इंजरी टू द पर्सन, प्रॉपर्टी, फ्रॉडुलेंट एंड इमोरल। ये जो 6 चीजें हैं वो तो अनलॉफुल है ही, लेकिन 7th है अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, उसके बहुत सारे सब पॉइंट है, इसीलिए अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ्रेंड्स, हर एक सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड आप लेक्चर सीक्वेंस में सुनिए। आप ट्यूशन क्लास में जाते हो तो सीक्वेंस में बैठते हो तो ही आपको लेक्चर समझ में आएगा। तो प्लीज लिसन द वीडियोस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग in sequence, then only you can understand. Thank you very much.